विचारधारा क्या है और विचारधारा की क्या आवश्यकता है? हमारे यहाँ आजकल एक मजबूत धारा यह भी सामने आई है, जिसकी तरफ आपने संकेत किया, जो ये मान कर चलती है कि हर तरह का जो इज़्म है, हर तरह की जो विचारधारा है वो पश्चिम से आयातित है और इसने हमारे मस्तिष्क को कोलोनाइज्ड कर लिया है, एक उपनिवेश जैसा बना लिया है। और आप देखेंगे कि आज के दौर में जो समाजवादी दिखते हैं उनका जो प्रभाव है वो पिछड़ी जातियों में है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के एक दौर में कहते थे कि मैं मार्क्सवादी हूँ। बाद में गांधी जी की जब हत्या हो गई तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल गांधी जी के रास्ते की ओर मोड़ लिया। राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने मार्क्सवाद की काफ़ी आलोचना की, हालांकि उसके कुछ सूत्रों को उन्होंने ग्रहण भी किया। तो ये एक आकर्षण है आर्थिक स्तर पर सामाजिक गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष करना। तो कम्युनिस्ट लोग हैं वो सोशलिस्टों की आलोचना करते हैं। कर्पूरी ठाकुर पे फिट बैठेगी सर ये आपकी जो डेफिनेशन है? तो वो समाजवाद की जो एक पूरा जो वाद है उसके एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में कर्पूरी ठाकुर तो हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने विचार में कम्युनिस्ट हो, अपने चुनाव से, अपने पढ़ाई लिखाई से, और धार्मिक भी हो? धर्म जो है वो निजी मसला है। क्या कम्युनिस्ट बाय डिफॉल्ट सेक्युलर कहे जाएंगे सर? फिर कहे जा सकते हैं। और या इन्हें अलग अलग अगर शब्द बने हैं और अलग अलग इनकी व्याख्याएं हुई हैं तो सारे लोग जो सेकुलरिज्म को मानते हैं वो कम्युनिस्ट हो ये जरूरी नहीं? वो कम्युनिस्ट हो ये जरूरी नहीं। 1986 में आशीष नंदी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एंटी सेकुलर मैनिफेस्टो लिखा और उसमें उन्होंने दिखाया कि सेकुलरिज्म ने भारत का बड़ा नुकसान किया है और ये नेहरू की परिकल्पना थी। और जो महात्मा गांधी थे वो तो चाहते थे कि धर्म के लोग आपस में मिले जुले, धर्म की जो एक सार्वजनिक भूमिका है वो कायम रहे। सेकुलरिज्म ने कह दिया कि धर्म तो तुम्हारे घर का मसला है। तो इससे क्या हुआ कि जो सार्वजनिक स्तरों पर धर्म का एक सकारात्मक रोल हो सकता था वो खत्म हो गया। ये हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, वैसे हर आदमी शायद थोड़ा सेकुलर होता होगा, थोड़ा मार्क्सवादी होता होगा, थोड़ा राष्ट्रवादी होता होगा, थोड़ा सा क्या ऐसा हो सकता है सर? कई बार हम समझदारी पूर्वक ऐसा करते हैं, तब तो खतरे की बात हो जाती है कि हम सुविधाओं के अनुसार से कहाँ हमको मार्क्सवादी होना है, कहाँ हमको तथाकथित राष्ट्रवादी होना है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है जब। हाँ, तो ये थोड़ा वो बात। मुक्तिबोध की एक मशहूर पंक्ति है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ये सवाल हमारे और आपके इर्द गिर्द से कई बार गुजरता है और जवाब की शक्ल में कुछ भारी भरकम शब्द मिलते भी हैं, मसलन दक्षिणपंथी, वामपंथी, मार्क्सवादी, सेक्युलर वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर सोचा कि इन शब्दों के वास्तविक मायने क्या हैं, कहाँ से विचारधाराएं आई हैं, क्या क्या हैं इनकी खासियतें, तय कैसे होता है कि कौन सा व्यक्ति वामपंथी है, कौन सा व्यक्ति दक्षिणपंथी? आज के मास्टर क्लास में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हमारी कोशिश रहेगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का खास कार्यक्रम मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में हम किसी चर्चित और प्रासंगिक विषय पर विस्तार से बात करते हैं, उसका पूरा हिसाब किताब समझने की कोशिश करते हैं उस विषय के विद्वानों से। इस हफ्ते का विषय है राजनीतिक विचारधाराएं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, और इस विषय पर हमने दावत दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमल नयन चौबे को। डॉक्टर चौबे कई किताबें लिख चुके हैं और कई किताबें आप एडिट भी कर चुके हैं, जैसे भारतीय ग्राम श्रृंखला की 3 किताबों की एक वॉल्यूम आई थी, उसको आपने एडिट किया। इसके अलावा जंगल की हकदारी, राजनीति और संघर्ष नाम से एक किताब भी लिखी है आपने। साथ ही दिग्गज अर्थशास्त्री जॉन द्रेस के साथ भी आपने मिलकर के किताब संपादित की है, भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष। और अभी फ़िलहाल दलित चिंतन पर भी आपका काम चल रहा है जो जल्द हमारे सामने आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब लल्लन टॉप के स्टूडियो में। आपने अपने स्केड्यूल में से आप अपने छात्रों को तो पढ़ाते हैं, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सर, पहली चीज़ हम यही जानना चाहते हैं कि विचारधारा क्या है और विचारधारा की क्या आवश्यकता है इस समाज में जिसमें हम रहते हैं? नमस्कार, और सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, लल्लन टॉप को धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने का मौका दिया। देखिए, विचारधारा एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम आम तौर पे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो इस रूप में भी कई बार लोगों से पूछा जाता है कि तो उनकी विचारधारा क्या है, वो किस विचारधारा के हैं। और आम जिंदगी में ये भी होता है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत आसानी से एक खांचे में कैद कर देते हैं कि अच्छा वो तो वामपंथी है या वो दक्षिणपंथी है।
यूनिवर्सिटी के इलाकों में तो ये भी चलता है कि अच्छा वो वामपंथी है मतलब वो नक्सल है। लिबरल और वामपंथी दोनों को मिला दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर मुझे लगता है कि बहुत साफ तरीके से एक समझ बनाने की ज़रूरत सभी लोगों को है, हम सब लोगों को। अब जहाँ तक विचारधारा या आइडियोलॉजी का संबंध है, तो ये मोटे तौर पर हमें आधुनिकता के साथ सामने आई हुई एक शय के रूप में मिलती है। अब इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है, अगर हम बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखें तो वह यथार्थ को देखने का एक नज़रिया हमें प्रदान करती है, कुछ बुनियादी विचारों का एक समुच्चय जिसके द्वारा हर व्यक्ति इस दुनिया को समझता है। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है उसके समझने का एक तरीका होता है, वो लोगों से मिलता है, बातचीत करता है और उसके बाद वो अपनी राय बनाता है किसी एक खास चीज़ के बारे में। लेकिन जब हम विचारधारा की बात करते हैं और एक सकारात्मक अर्थ में बात करते हैं, यानी कि हम यह मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विचारधारा है तो इसका अर्थ यह है कि उसके पास किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी मुद्दे को समझने के लिए, यथार्थ को समझने के लिए कुछ विचारों का समुच्चय है जिसके आधार पर वह यथार्थ को समझता है, उसकी व्याख्या करता है। लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों ने विचारधारा को देखा है। कार्ल मार्क्स ने इसे फॉल्स कॉन्शियसनेस या एक झूठी चेतना के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका मतलब यह है कि जो समाज के प्रभुत्वशाली तबके हैं, जो एक वर्चस्वशाली वर्ग है, वह अपने तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करता है और जो विचारधारा होती है, जो समाज में प्रचलित चीज़ होती है, वह वास्तविक हकीकत को ढकने का काम करती है। तो इस रूप में विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसके बारे में थोड़ा और दूसरे जब मुद्दे पे हम बात करेंगे तब विस्तार से आएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो वामपंथ और दक्षिणपंथ इस रूप में जो चीज़ें आई वह भी ऐतिहासिक रूप से आई और इन शब्दों की व्युत्पत्ति, राइट और लेफ्ट की व्युत्पत्ति काफ़ी रोचक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब लोग असेंबली में बैठे कि किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाना चाहिए, तो जो लोग बाईं तरफ बैठे उन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए, परिवर्तन करने के विचार दिए। जो लोग दाहिनी तरफ बैठे उनका आकर्षण अतीत की चीज़ों में था, कुछ हद तक यथास्थिति में था और अतीत की चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को बेहतर बनाने पर उनका जोर था। तो जिन्होंने एक तरीके से यथास्थिति का विरोध करते हुए आगे बढ़ने का विज़न दिया, उन्हें वामपंथी कहा जाने लगा और जिन्होंने पुरातन या पुरानी या प्राचीन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की बात कही या उस तरीके की व्यवस्था को कायम करने की बात कही, उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाने लगा। और बाद में धीरे धीरे करके यह शब्द रूढ़ होता गया और लोग इसी रूप में इसका इस्तेमाल करने लगे कि जो वामपंथी है उसका मतलब है कि वो परिवर्तन की बात कर रहा है, वह समानता की बात कर रहा है, वह चाहता है कि जो समाज में वर्तमान व्यवस्था है वह बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसे अच्छा बनाने की ज़रूरत है। जो दक्षिणपंथी है वह मानता है कि जो अतीत से चीज़ें आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और अतीत में कोई बहुत ही एक स्वर्ण युग जैसी चीज़ थी जिसे फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है। उसे पाने के लिए संस्कृति के आधार पर, समाज के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आगे बढ़ना है। मागा जैसे ट्रम्प वहाँ चला रहे हैं, वो उसी में आया सर? हाँ, एक तरीके से बिल्कुल वो आया और उसके फिर कई अलग अलग तरह की धाराएं निकली। एक जो आम तौर पर प्रवृत्ति रही है कि वामपंथ को हमेशा ही प्रगतिशील माना जाए और दक्षिणपंथ में एक रूढ़िवाद के तत्व को ढूंढा जाए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छा दक्षिणपंथी व्यक्ति भी हो सकता है जो समाज को प्रगति की दिशा में ले जाए, यानी जो यह सोचे कि परिवर्तन हो पर धीरे धीरे हो, प्राचीन मूल्यों का भी सम्मान हो। लेकिन आमतौर पर हम ये देखेंगे और बाद में इनका स्वरूप बदलता गया, पर कभी भी बहुत ही उत्साह के साथ अकादमिक दुनिया में दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं देखा गया। यह माना गया कि यह एक तरीके से रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आकर्षक हैं, जो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती हैं। और वामपंथ को एक प्रगतिशीलता के रास्ते के रूप में देखा गया कि यह समाज को परिवर्तन करके और एक बेहतर समाज बनाना चाहता है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक दक्षिणपंथ को मानने वाला व्यक्ति भी काफ़ी प्रगतिशील विचारों को सामने रख सकता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो जितनी विचार परंपराएं हैं उसमें हिंदुस्तान का भी एक
स्थान है, जैसे यूरोप से विचार उपजा है, यूरोप में मीमांसा हुई है विचारों की, वैसे हिंदुस्तान में भी हुई है। तो क्या अभी जो हम जितने भी इज़म्स देख रहे हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देख रहे हैं, उनमें से किन को वेस्टर्न कहा जा सकता है या और किन को भारतीय कहा, क्योंकि ये एक बड़ी बहस है हिंदुस्तान में कि आप ये जो चीज़ बता रहे हैं, कुछ जैसे कुछ लोग फासिज्म को एक यूरोपियन इंपोर्ट बताते हैं हिंदुस्तान में, कि ये तो आप लोग वहाँ इटली में घूम करके जर्मनी का आप उदाहरण यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह लिबरलिज्म को एक वेस्टर्न वैल्यू बताने की कोशिश की जाती है कि ये तो हिंदुस्तान की सोसाइटी से कभी एग्री करता ही नहीं है, ये क्या लिबरल वैल्यूज़ आप घुमा रहे हैं। तो इस तरह से लोग रूढ़ियों में बंध के समझते हैं। तो क्या जो विचार परंपराएं हैं या जो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या उनको भी वेस्टर्न या इंडियन कहा जा सकता है? यदि हाँ, तो वो कौन सी कहाँ किन खाँचों में बंटती हैं? नहीं, ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल एक मजबूत धारा यह भी सामने आई है, जिसकी तरफ आपने संकेत किया, जो ये मान कर चलती है कि हर तरह का जो इज़म है, हर तरह की जो विचारधारा है, वो पश्चिम से आयातित है और इसने हमारे मस्तिष्क को कॉलोनाइज्ड कर लिया है, एक उपनिवेश जैसा बना लिया है। और कई विद्वान तो यहाँ तक हैं, कहते हैं कि सिर्फ मार्क्सवाद नहीं, उदारवाद नहीं, नारीवाद तक की जो धाराएं हैं, उनके भीतर यह प्रवृत्ति है कि वो भारतीय समाज को एक खास तरीके से ढालना चाहती हैं, पर हमारे समाज की अप्रिशिएट नहीं करते सोसाइटी को और बाहर से चेंज बस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, गाली माना जाता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि पहली बात तो मैं आपके सवाल के उस हिस्से पर जोर देना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा इज़्म है जो हिंदुस्तान में खुद ब खुद उभरा। तो एक तो बात यह है कि जिस तरीके से हम अपने देश में रहते हैं, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रहते हैं, तो जो पश्चिम की विचारधाराएँ हैं, ख़ासतौर पे आधुनिक दौर में, तो उनके साथ एक अंतःक्रिया हुई, लेकिन उससे कई सारे ऐसी अनूठी बातें निकली जिन्हें हम हिंदुस्तान की विचारधारा के रूप में देख सकते हैं। और उन बातों के सामने आने में जो भारत की परंपरा है, उससे लोगों का जो जुड़ाव रहा, उसका जो अध्ययन रहा, भारतीय ग्रंथों का जो प्रभाव रहा, उनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ निश्चित तौर पे हमारे देश में जो प्राचीन ग्रंथ हैं या हमारी जो सभ्यता है, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नवीन विचार सामने आए और उस पर अभी काफ़ी शोध कार्य चल रहा है। पश्चिम के विद्वान भी उससे काफ़ी आकर्षित हैं और उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विशेष रूप से विचारधाराओं की बात करें तो मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो समाजवादी धारा उभर कर सामने आई, समाजवादी धारा जिसमें कि हम भारतीय समाजवादी दल जो कि कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसे हम कहते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में जो बनी, तो 1934 में जब ये पार्टी बनी तो इसमें कई सारे मूल्यों को जो कि मार्क्सवाद के थे उनको अपनाया गया, पर गांधी के विचारों के प्रति भी एक आकर्षण को कायम रखा गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो भारतीय संदर्भ में जब ये विचार बना तो इसकी कुछ अलग अलग तरह की विशेषताएं सामने आ गई। इसमें राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतक सामने आ गए जो कि राम की भी बात करते हैं, जो कि बहुत तरह की भारत की जो सभ्यता से उपजी हुई चीज़ें हैं उनको सामने लाने की बात करते हैं। गांधीवाद एक विशेष रूप से ऐसा इज्म है, एक ऐसा वाद है जिसको कि हम भारत की परिस्थितियों से उपजा हुआ मान सकते हैं। समाजवादी किसे कहा जाएगा सर? क्योंकि लोग बड़ा रूडिमेंट्री जो ट्विटर की अंडरस्टैंडिंग है ना, किसी के नाम में यादव लगा सीधे समाजवादी कह देते हैं। मतलब वो एक बहुत ही रफ और रॉ मतलब तरीका हुआ समाजवाद को समझने का कि बस यूपी बिहार का एक सीमित अंचल है जहाँ के लोग समाजवादी कहे जा सकते हैं। भारत में सोशलिस्ट होने के मतलब क्या संकेत होंगे कि ये व्यक्ति समाजवाद में मानता है? असल में जो हमारे देश में आज़ादी के बाद जो समाजवादी लोग थे, पहले तो वो 1948 में कांग्रेस से अलग हुए और उसके बाद जब उन्होंने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई तो उस राजनीति में विशेष रूप से राम मनोहर लोहिया ने जाति की राजनीति पर जोर दिया, पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने पर जोर दिया। तो उसके कारण से आप यह देखेंगे कि जैसे एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री रहे हैं रजनी कोठारी, उन्होंने कांग्रेस सिस्टम की एक बात कही कि आज़ादी के बाद की तकरीबन 2 दशकों तक एक कांग्रेस सिस्टम रहा, कांग्रेस प्रणाली जैसी चीज़ रही जिसमें सारी विरोधी आवाज़ें कांग्रेस के भीतर होती थी। तो लोहिया ने एक गोलबंद किया लोगों को, पिछड़ी जातियों को, उस राजनीति के सूत्र दिए। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 इस तरह के नारे दिए।
तो आप देखेंगे कि आज के दौर में जो समाजवादी दिखते हैं उनका जो प्रभाव है वो पिछड़ी जातियों में है। और इसके कारण से जो आपने संकेत किया कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश में, पर अन्य राज्यों में भी उनकी पहुंच रही है, हालांकि प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक स्तर पर बात करें तो पिछड़ी जातियों को गुलबंद करने की राजनीति उसका एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ ही साथ वह सामाजिक गैर बराबरी पर बहुत तीखा प्रहार करते हैं, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं। मार्क्सवाद के कुछ सूत्रों के प्रति वो हमेशा से आकर्षित रहे हैं, हालांकि आलोचनात्मक रूप से। जैसे कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के एक दौर में कहते थे कि मैं मार्क्सवादी हूँ। बाद में गांधी जी की जब हत्या हो गई तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल गांधी जी के रास्ते की ओर मोड़ लिया। राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने मार्क्सवाद की काफ़ी आलोचना की, हालांकि उसके कुछ सूत्रों को उन्होंने ग्रहण भी किया। तो ये एक आकर्षण है आर्थिक स्तर पर सामाजिक गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष करना। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है सोशलिस्टों में, जो तीसरी बात मैं कहूँगा, वह है भारतीय जो परंपरा है उसके प्रति भी एक आकर्षण और भारतीयता के प्रति एक आकर्षण। और यहीं पर संस्कृति को लेकर वो जो है उनके मन में एक मोह तो है। तो यही इसी कारण से जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो सोशलिस्टों की आलोचना करते हैं। कर्पूरी ठाकुर पे फिट बैठेगी सर ये आपकी जो डेफिनेशन है या जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं? अभी हाल में उनको भारत रत्न दिया गया, एक समाजवादी जो परंपरा थी उसी से आते भी थे। ये बात दूसरी है कि उन्होंने जब सत्ता अपनी स्थापित की बिहार में तो दक्षिणपंथी एलिमेंट्स के साथ भी की, लेकिन उनका जो थ्रस्ट ऑफ पॉलिसी था वो सोशलिस्ट ही था हमारे हिसाब से। आप अपनी बात रखिए। नहीं, बिल्कुल वो इसमें पूरी तरीके से फिट बैठेंगे। और कम से कम जो आरंभिक समाजवादी थे, आरंभिक से मेरा मतलब है कि शायद 90 के दशक के पहले के जो समाजवादी थे, उसमें से अधिकांश लोगों के भीतर जो एक आकर्षक चीज़ थी कि वो समाज में खुद, उसमें से बहुत सारे नेता गरीब तबकों से आते थे, पिछड़ी जातियों से आते थे, पर उन्होंने सादगी को भी अपनाया था। एक अनूठी तरह की ईमानदारी उनके भीतर थी, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो। तो कर्पूरी ठाकुर ने, जो मैंने पहला एक तत्व बताया कि समाजवादियों ने आज़ादी के बाद के दौर में किस तरह की राजनीति पर जोर दिया, तो वो एक दौर जो था कि राज्य के द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण नीति को प्रभावकारी तरीके से लागू करना, जो उन्होंने बिहार में किया, और उसके माध्यम से समाज के जो पिछड़े समूह हैं, वंचित समूह हैं, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना। तो इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। और निश्चित रूप से जो एक गैर कांग्रेसवाद जो कि समाजवादियों का आरंभिक एक नारा था, उसके कारण से लोहिया भी गए इन जनसंघ के करीब, और बाद के दौर में जयप्रकाश नारायण भी गए, और उस लिहाज से कर्पूरी ठाकुर भी गए। लेकिन मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बुनियादी जो वचनबद्धताएं हैं उनसे कभी समझौता नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात थी जिसके कारण से उनके नज़दीक जाने के बावजूद कभी भी उन पर यह ठप्पा नहीं लगा कि वे उस तरीके से राष्ट्रवादी होने की राजनीति करते हैं, या कुछ हद तक जिसे हम सांप्रदायिक राजनीति कई बार कह देते हैं, वो करते हैं, जैसा कि जनसंघ के लोग करते थे या बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो उस लिहाज से वो समाजवाद की जो एक पूरा जो वाद है उसके एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में कर्पूरी ठाकुर तो हैं ही। हम कर्पूरी और समाजवाद से वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। कर्पूरी तो एक उसका उदाहरण थे अभी हाल में, क्योंकि उन्हें भारत रत्न भी मिला। आप गांधीवाद को भी आपने एक बात बताया जिसका उदय भारत में हुआ। सर, गांधीवाद में क्या क्या है? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारे दर्शकों को होगी कि गांधी के जो मूल्यों पे चलते होंगे, अहिंसा, असहयोग, अगर आपको करना है तो एनार्किस्ट होंगे अपने थोड़े सोचने के तरीके में। इससे इतर और गांधीवाद में क्या क्या आएगा? जैसे उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र आपने कर दिया। एक जो चीज़ जो सबसे बुनियादी रूप से उसमें महात्मा गांधी अपनी आखिरी कृति में बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे, जिसपे कि हमारे मित्र डॉक्टर धनंजय राय ने एक अभी पुस्तक भी अच्छी लिखी है पूर्ण स्वराज्य के नाम से, और उसमें उन्होंने दिखाया, जिसकी चर्चा इस असल में इस डॉक्यूमेंट की कम होती है, कि अलग अलग जो समूह हैं समाज के लिए, उनके लिए किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। तो अगर हम गांधीवाद को बहुत संक्षेप में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, और एक जो विकेंद्रीकृत शासन होना चाहिए, यानी कि ग्राम सभा के स्तर पर चीज़ें तय हों, उसको एक आधार के रूप में रखते हैं। और उनके विचारों में एक ओशियनिक सर्किल की बात आती है। ओशियनिक सर्किल का मतलब ये है कि इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में
एक व्यक्ति है, फिर गांव यानी कि ग्राम सभा, फिर ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद देश, उसके बाद विश्व। यानी कि वो किसी भी एक स्तर पर व्यक्ति को सीमित नहीं करते हैं। लेकिन यह एक प्रभुत्वशाली व्यवस्था नहीं है कि केंद्र राज्य के ऊपर है और उसको दमन कर रहा है या उसको गाइड कर रहा है, राज्य जिला को गाइड कर रहा है, जिला जो है वो गांव को कर रहा है। ये व्यवस्था गांधी जी के पूरे फ्रेमवर्क में नहीं है। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि सत्याग्रह उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। बाद में सोशलिस्टों ने भी इसको अपनाया और एक लंबे समय तक, जब तक लोहिया थे, सिविल नाफरमानी के रूप में वो लगातार इस चीज़ को व्यवहार में लाते रहे। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं। और उसमें निश्चित रूप से अहिंसा की बात है कि जो भी संघर्ष हो वो अहिंसात्मक हो और संघर्ष के बीच में जो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या रचनात्मक कार्यक्रम है वह भी चलता रहे और व्यक्ति की जो स्वायत्तता है वो हमेशा बनी रहे, व्यक्ति की आज़ादी कभी भी राज्य के कब्जे में ना आए। तो मैं कुछ बिंदुओं को सिर्फ रेखांकित कर रहा हूँ जिससे हम गांधीवाद के बिंदु के रूप में रख सकते हैं। आर्थिक स्तर पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जोर दिया। इसका मतलब ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति के पास भी संपत्ति है वो उसका सिर्फ एक ट्रस्टी है, उसकी रखवाली करने वाला है और वह उस संपत्ति से सिर्फ अपनी ज़रूरत की कुछ अंश को ले सकता है, बाकी फिर उसे समाज को वापस कर देना है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक गांधी जी के विचारों में या जिसे हम गांधीवाद कह रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने आता है। ठीक बात है। ये यहाँ तक हमने थोड़ा सा नॉन कन्फ्रंटेशनल विषयों को छुआ है। अब हम चलते हैं जिन्हें कहा जाता है वेस्टर्न इम्पोर्ट, और उसकी डेफिनेशन को लेकर भी लोग बहुत बहस करते रहते हैं आपस में कि तुम ये हो, तुम वो हो। तो हम पहले थोड़ा सा एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन चाहते हैं सर इन सारी चीज़ों की जो हम सुनते हैं। मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, फासिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब मिक्स हो जाता है दिमाग में जाके। जी, तो एक एक शब्द पे अगर हम आएँ तो जैसे मान लीजिए कि हम एक इस्तेमाल करते हैं मार्क्सवादी, लेकिन हम सब लोगों को इसके बारे में मतलब आमतौर पर बहुत सारे शब्द एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। आजकल तो हमारे देश में ये भी है कि अगर आप किसी को लिबरल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कोई बुरा व्यक्ति है और लोगों के दिमाग में होता है कि अच्छा वो मार्क्सवादी टाइप ही व्यक्ति है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है, जलता है देश की प्रगति से। हाँ, जलता है देश की प्रगति से और कुछ दूसरे तरह की बातों की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा रहता है। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो खुद उदारवाद या लिबरलिज्म के सबसे बड़े आलोचक थे और उनका तो ये कहना था कि ये व्यक्ति को एक संकुचित इगोइस्ट व्यक्ति में बदल देता है और इसमें व्यक्ति जो है समुदाय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है और ये पूरी व्यवस्था जो है जिसमें अलग अलग तरह की व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, कुल मिलाकर पूंजीवाद को कायम रखने का एक तरीका है। तो हमें जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम बात करते हैं तो लिबरल और कम्युनिस्ट उनको मिलाने की जो हम हड़बड़ी करते हैं वो हमें नहीं करनी है। लिबरल्स या लिबरलिज्म एक अलग धारा है और जो कम्युनिस्ट हैं वो बिल्कुल एक अलग धारा है। लेकिन क्या सारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं? हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कम्युनिस्ट वो हैं जो कि ये मानते हैं कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो साम्यवाद है। लेकिन कई ऐसे मार्क्सवादी हैं और उसके लिए वर्ग संघर्ष वाली धारा पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन कई ऐसे मार्क्सवादी हैं जो वर्ग संघर्ष को बहुत महत्वपूर्ण अब नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि मार्क्सवाद एक ऐसी धारा के रूप में है जो हमें कुछ ऐसे सूत्र प्रदान करती है जिसके द्वारा हम समाज में जो चल रही चीज़ें हैं उन्हें समझ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूँ कि जो मार्क्सवाद है उसमें भी बहुत सारी धाराएं हैं। जो उसकी सबसे प्रमुख धारा है वह यह कहती है कि वर्ग संघर्ष पूंजीवाद के भीतर होगा, क्रांति होगी, सर्वहारा की तानाशाही होगी, समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि लोकतांत्रिक देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जैसे कि हमारे देश में अगर सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है और भी कुछ जो कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई-एमएल भी अनेक पार्टियां हैं कम्युनिस्ट धारा की, तो जो भारतीय संविधान को मान चुकी हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि वो हिंसक तरीके से साम्यवाद की स्थापना के लक्ष्य को भी तकरीबन छोड़ चुके हैं, पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, क्योंकि संविधान इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं देता है। एक सीपीआई-एम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, वो बैन है, प्रतिबंधित है। लेकिन आप इस शब्द को बार बार सुनते होंगे
जो भी थोड़ी आलोचना करता है उसके बारे में अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरह के शब्द एकदम से मिला दिए जाते हैं और फिर उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता और उसको दूसरों पर इम्पोज कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति जो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि लोगों की आज़ादी होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति फिल्म बना देता है तो उसके फिल्म के नाम पर आप उसकी जाकर उसे पीट नहीं सकते हैं, उसे ट्विटर पर गाली गलौज उसके साथ नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी मिला जुला कर ये मान लिया जाता है कि ये भी कम्युनिस्ट नुमा ही व्यक्ति है। तो ये एक समझ होनी चाहिए कि जो आर्थिक तत्व है और जो राज्य की एक हस्तक्षेप की बात है वह मार्क्सवाद के भीतर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मार्क्सवाद के भीतर कई धाराएं हैं। प्रभुत्वशाली धारा जो है वो साम्यवाद की स्थापना की बात करती है, पर कई और दूसरी धाराएं हैं। और फिर मार्क्सवाद में अगर आप विद्यार्थी के रूप में पढ़ेंगे तो जिस तरीके का प्रयोग लेनिन ने किया रूस में या फिर जिस तरीके का प्रयोग माओ ने किया उसके आधार पर भी अलग अलग धाराएं बनेंगी। तो कुल मिलाकर मैं मार्क्सवाद को बहुत ही संक्षेप में इसी रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बहुत धाराओं के संयोग से मार्क्सवाद बना है। प्रभुत्वशाली धारा वह है जो यह कहती है कि पूंजीवाद से मुक्त हुए बिना लोगों की आज़ादी, लोगों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पूंजीवाद को हटाने के लिए काम किया कैसे होगी सर वो सोसाइटी जो ये एक मार्क्सिस्ट जो कल्पना है जिसमें कैपिटलिज्म नहीं होगा, वो कल्पना क्या है, एक बार बताइए। वो यूटोपिया कैसा नज़र आता है? जैसे क्या है कि अभी तक वो कहीं हासिल नहीं किया गया, एक तो उसमें बात ये है। दूसरी बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में नहीं लिखा है। तो क्या पूरी रूपरेखा क्या है कि अगर पूंजीवाद है तो मजदूर वर्ग संगठित होगा, संगठित होने के बाद वो पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करेगा, सब हंसिया हथौड़ा एक होगा। हाँ। और जो उद्योगपति हैं, जो जमींदार हैं, उनके खिलाफ क्रांति होगी, जैसा कि सोवियत यूनियन में हुआ उदाहरण के तौर पर। और उसके बाद सर्वहारा की तानाशाही होगी, यानी कि जो पार्टी है उसमें लेनिन ने काफ़ी अपना सैद्धांतिकरण दिया, कार्ल मार्क्स ने कम दिया था कि वो पार्टी जो है वो एक अगुआ दस्ता के रूप में काम करेगी, क्रांति में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उसके बाद की परिस्थितियों में भी। फिर धीरे धीरे जो वो कोशिश करेंगे कि मजदूरों के पक्ष में नीतियाँ बने, पूंजीपतियों के जो छोटे छोटे तत्व बन गए बचे हैं वो भी खत्म हो जाए। फिर उसके बाद समाजवाद की स्थिति आएगी जहाँ पर एक परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा और फिर हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार वेतन मिलेगा। और उसके बाद साम्यवाद की अवस्था आएगी जिसमें कि राज्य धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, बस लोगों के पास जो एक निजी जरूरत की वस्तुएं हैं वो रख सकते हैं, अपने कपड़े रख सकते हैं, आज के हिसाब से बात करें तो शायद अपना सेलफोन भी रख सकते हैं, अपने पास एक छोटा घर भी रख सकते हैं, पर उनके पास ऐसी संपत्ति नहीं होगी कि वो दूसरों का दमन करें। राज्य जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और लोग कम्यून में रहेंगे जहां पर लोग आपस में इतने सौहार्द से रहेंगे कि वो एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ पाएं, एक दूसरे की मदद कर पाएं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कभी भी व्यक्ति अपने आप को इतना फोर्स्ड महसूस नहीं करेगा कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी जीविका नहीं चलेगी। वो काम करने के साथ साथ अपने एलिनेशन से भी अलग होगा, यानी कि अगर उस एक समय वो काम कर रहा है लेकिन अगर उसका मन है कि वो प्रकृति को देखना चाहता है तो वो कर सकता है, चित्रकारी कर सकता है, गाना गा सकता है, जो भी उसके जीवन के महत्वपूर्ण बातें हैं वो उन चीज़ों को कर सकता है। तो कम्यून के माध्यम से लोग रहेंगे और इस तरीके की एक व्यवस्था होगी। और उसमें हम कई तरह के तत्व जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें यह भी आता है कि जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो फोर्स्ड रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, बल्कि वो उनके संबंध का जो आधार होगा, जैसा कि तो बराबरी से साथ आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं साथ आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें आर्थिक पहलू जो है वो नहीं रहेगा। तो इस तरह की एक चित्रण सामने आता है साम्यवाद। इसलिए काफी डिस्टेबलाइजिंग लगता होगा लोगों को सुनने में कि रिलीजन भी नहीं है, मैरिज भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, इनहेरिटेंस भी नहीं है। सर आप जब बता रहे थे तब आपने कहा कि बीच में सोशलिज्म एक ट्रांजिशन का जो पीरियड होगा तब सोशलिज्म होगा और फिर वो बाद में आगे जाके कम्युनिज्म में वहाँ जाके स्टेबलाइज होगा, जो कल्पना लिखी गई है या जो डायरेक्शन बताई गई है। अभी कुछ देर पहले हम भारतीय सोशलिज्म की बात भी कर रहे थे, आपने कर्पूरी ठाकुर का उसमें जिक्र हमने किया, आप जेपी बता रहे थे और लोहिया। तो जो ये इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है और जो यूएसएसआर वाला सोशलिज्म है जो बहुत मुकम्मल नहीं रहा, आखिर में विघटित ही हो गया, उनमें क्या फ़र्क है?
देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण फर्क है वो है नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता। जो जब मैं समाजवाद की विशेषताएं बता रहा था तो इस बिंदु पर हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। शुरुआत से ही जो भारतीय समाजवादी थे उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं या लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं पर जोर दिया। जो यूएसएसआर ब्रांड ऑफ सोशलिज्म था उसमें इसकी परवाह नहीं की गई। सिटीजन को कुछ नहीं दिया गया, सिटीजन को कुछ नहीं दिया गया या उतना ही दिया गया जितने से राज्य को दिक्कत नहीं होती थी। अगर राज्य को दिक्कत होने वाली बात हो तो फिर उसमें बहुत ही सख्ती से कटौती भी कर दी जाती थी। तो एक तो ये महत्वपूर्ण अंतर था। दूसरा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर विकसित हुई चिंतन धारा थी, लेकिन जो यूएसएसआर की जो पूरी व्यवस्था थी उसमें एक अलग तरह से लोकतंत्र था, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म था, जिसमें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने कोशिश तो की कि काफ़ी सारी चीज़ें लोकतांत्रिक हों, लेकिन हम सब जानते हैं कि जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी हो वहाँ लोकतंत्र तो काफ़ी सीमित ही रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वहाँ यानी कि जो सोवियत संघ का जो ब्रांड ऑफ सोशलिज्म था वहाँ पर अलग तरीके की समस्याएं थीं, हिंदुस्तान की समस्याएं अलग तरीके से थीं, और भारतीय समाजवादियों ने मूल रूप से जाति को सामाजिक वंचना, आर्थिक वंचना के एक बुनियादी तत्व के रूप में स्वीकार किया और उस लिहाज से उन्होंने उस पर काम करने की कोशिश की राज्य की सहायता से। और यहाँ पर वो सोवियत यूनियन के साम्यवाद से काफ़ी निकट भी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी राज्य खत्म होने की बात मार्क्सवाद में है पर वो साम्यवाद की अवस्था में है। समाजवाद की अवस्था में राज्य के साधनों का उपयोग करने की बात है जन कल्याण के लिए। तो ये उस पर ये भी जोर देते हैं और भारत के समाजवादी भी। और रोचक बात यह है कि आप इस चीज़ को देखेंगे और मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में एक साफ समझ रखनी चाहिए कि हालांकि मार्क्सवाद यह कहता है कि साम्यवाद में राज्य खत्म हो जाएगा, हालांकि मार्क्सवाद में यह कहा गया है कि क्रांति के पहले जो राज्य होता है वो पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने वाला होता है, पर उसमें राज्य के उपयोग की भी बात कही गई है क्रांति के बाद के दौर में समाजवाद के रास्ते पर। लेकिन हमारे देश में तो अभी क्रांति मार्क्सवादियों के हिसाब से हुई नहीं है और उनमें से अधिकांश पार्टियों ने संविधान को भी स्वीकार कर लिया है। तो उनका जोर हमेशा इस बात पर होता है कि जो राज्य है वो ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा हो। आप ये देखेंगे कि चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बचाने की बात हो और भी कई ऐसे मुद्दे हों तो उनको ये अपने मुख्य एजेंडा में लाते हैं। दूसरी पार्टियां भी लाती हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टियां वो इस तरीके के तत्वों पर जोर देती हैं। तो सैद्धांतिक स्तर पर तो वो दूसरी बातें कह रहे हैं, पर व्यवहारिक राजनीति में वो इस तरह की चीज़ों को ले आते हैं। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि फाइनली मतलब जब स्टेट भी विदर अवे हो जाएगा या आपकी सोसाइटी भी विदर अवे हो जाएगी, जब कम्यून बनेगा फाइनली, तो ये तो बहुत बात की बात हुई। अभी भी कई लोगों को लगता है कि ये जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ये धर्म को नहीं मानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने विचार में कम्युनिस्ट हो, अपने चुनाव से, अपने पढ़ाई लिखाई से, और धार्मिक भी हो? देखिए, बात ये है कि अगर हम भारतीय कम्युनिस्टों की बात करें तो वो निश्चित रूप से एक आलोचनात्मक नज़रिए की विकास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है ज़्यादातर, अगर अभी आप विभिन्न पार्टियों की राजनीति या उनके प्रस्तावों को देखेंगे तो, कि धर्म जो है वो निजी मसला है, वो व्यक्ति के घर के भीतर की बात है, उसकी अपने आस्था की बात है, उसके और ईश्वर के बीच में संबंध की बात है। तो आप उस पर जो बाहर दिखावा कर रहे हैं या उस पर राजनीति कर रहे हैं उससे उन्हें समस्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपनी किसी कैडर की इस प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता की, कि मैं घर में तो बहुत पूजा पाठ करता हूं और बाहर आकर मैं पार्टी का कार्य करता हूं, बल्कि वो लगातार उसे एक वैचारिक द्वंद्व में डालेंगे, उसे इस बात के लिए प्रशिक्षित करने या तैयार करने की कोशिश करेंगे कि वो धर्म को आलोचनात्मक रूप से देखे, तार्किक रूप से देखे, उसके पीछे जो एक बहुत तरह का दिखावा है उसको समझने की कोशिश करे। और कार्ल मार्क्स ने भी असल में इसी बात पर जोर दिया था कि जो ईश्वर हैं उनको सामने लाकर जो व्यक्ति का वास्तविक दर्द है, उसकी जो वास्तविक पीड़ा है, उसे छिपाया जा रहा है। तो आपके प्रश्न का मेरा जवाब यही है कि वो इसे
स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और वो कम से कम भारतीय कम्युनिस्ट, और वो इस पर ऐसा नहीं कि वो जाकर सबको घर में कहेंगे कि तो आप पूजा पाठ बंद कर दीजिए या पूजा पाठ करें तो बहुत गलत ही काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उनके कैडर हैं, उनके पार्टी के सदस्य हैं, तो वैचारिक रूप से वो आपको इस तरीके से प्रशिक्षित करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे कि आप धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझिए, और आप इस तरह की भक्ति में अगर आप पढ़ रहे हैं तो लगातार उसमें अपने आप से भी सवाल करते रहिए कि क्या सही कर रहे हैं आप। क्या कम्युनिस्ट बाय डिफॉल्ट सेक्युलर कहे जाएंगे सर? फिर कहे जा सकते हैं, और या इन्हें अलग अलग अगर शब्द बने हैं और अलग अलग इनकी व्याख्याएं हुई हैं तो इनके अलग रहने का भी कोई कारण है, ऐसा भी जानना चाहते हैं अगर है तो? देखिए, भारतीय संदर्भ में तो कहे जा सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग शब्द हैं। सारे लोग जो सेकुलरिज्म को मानते हैं वो कम्युनिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं, वो कम्युनिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर मैं दो तीन बिंदुओं को सेकुलरिज्म के बारे में कहना चाहूँगा, फिर हम कम्युनिस्टों के संदर्भ में उसकी बात करेंगे। बहुत सारी धाराएं, विचारधाराएं जो हमारे देश में आईं, वो उसी तरीके से सेकुलरिज्म भी बाहर से आया, और इसका उदय भी पश्चिमी देशों में हुआ, और निश्चित रूप से ये एक सेपरेशन की बात करता है धर्म में और राज्य में। जो धर्म का दायरा है वो धर्म का दायरा है, और जो राज्य का दायरा है वो राज्य का दायरा है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक टोटल सेपरेशन की बात है। लेकिन हम जब अपने देश में सेकुलरिज्म की यात्रा को देखते हैं तो उसमें नए नए तरह के काम आ रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि प्राचीन भारत में भी एक अलग तरह का से सेकुलरिज्म था। लेकिन अभी हम ध्यान देंगे औपनिवेशिक दौर में ही, तो हम ये पाएंगे कि ये जो एक धारा है वो भारतीय किस्म में अलग तरह से विकसित होती है, और उसकी जो बुनियाद है वह यह कि राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, दूसरे जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं करेगा। तो ये एक बात भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से उभर कर सामने आई, और मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते ही होंगे कि कराची कांग्रेस में 1931 में 1931 में इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, जिन्हें आज हम मौलिक अधिकारों के रूप में अपने संविधान में जानते हैं। और उसमें आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि 25 से लेकर 30 के बीच में जो अलग अलग तरीके के संविधान के अनुच्छेद हैं, उसमें लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों इत्यादि की बात कही गई है, जिसका मोटा मोटी अर्थ यह है कि राज्य जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और बाद में अगर जब ये संविधान में शब्द आ गया, उसके बाद हमारी अदालतों ने भी इसे माना, जैसे कि केशवानंद भारती केस में ही जब निर्णय हुआ और जब बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसका मोटा मोटी मतलब यह है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ संसद भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, तो उसमें सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया। बाद में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सेकुलर शब्द को हमारे प्रियम्बल में यानी कि संविधान के प्रस्तावना में जुड़वा दिया। लेकिन उसके बाद बुम्बई मामले में भी सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। और आप ये भी ध्यान देंगे कि चूंकि इस शब्द पे बहुत ज़्यादा विवाद है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ रख रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने इस शब्द को जोड़ा संविधान में, तो उससे संविधान की जो प्रवृत्ति थी उसमें कोई आमूलचूल बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही सेकुलर था, क्योंकि वो पहले से ही जो हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन था उससे यह मूल्य उभर कर सामने आया था। और बाद की जो सरकारें आई, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, जिसने कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे बदलाव जो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था उसको नल एंड वॉइड किया, पर ये नहीं किया। और बाद के दौर में भी ये बना रहा और अभी तक भी बना हुआ है। और अगर ये हट भी जाता है संविधान के प्रियम्बल से, तब भी कोई पहाड़ इसलिए नहीं टूट पड़ेगा क्योंकि संविधान में जो बाकी सारे प्रावधान हैं वो मजबूती से भारतीय राज्य के सेकुलर होने की उद्घोषणा करते हैं। मैं ये एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा था कि जो हमारे देश में जो सेकुलरिज्म को लेकर राजनीति होती है, उसमें आजकल बहुत सारे जो दल हैं वो सेकुलर शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब पहले काफ़ी ज़ोर शोर से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और नहीं से ताना देते हैं ना, लेकिन कि देखिए ये आजकल बहुत सेकुलर हो रहे हैं ये। जी बिल्कुल। और लेकिन हमारे देश में इसको सवाल करने की जो एक कोशिश है वो अकादमिक स्तर पर भी हुई और राजनीति के स्तर पर भी। अकादमिक स्तर पे 1986 में आशीष नंदी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एंटी सेकुलर मैनिफेस्टो लिखा,
और उसमें उन्होंने दिखाया कि सेकुलरिज्म ने भारत का बड़ा नुकसान किया है, और ये नेहरू की परिकल्पना थी। और जो महात्मा गांधी थे वो तो चाहते थे कि धर्म के लोग आपस में मिले जुले, धर्म की जो एक सार्वजनिक भूमिका है वो कायम रहे। सेकुलरिज्म ने कह दिया कि धर्म तो तुम्हारे घर का मसला है, तो इससे क्या हुआ कि जो सार्वजनिक स्थलों पर धर्म का एक सकारात्मक रोल हो सकता था वो खत्म हो गया। और राजनीतिक स्तर पर इसको फिर भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से सवालों के घेरे में वो लेकर आई, खासतौर पर शाहबानो मामले के बाद। और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि हमारे देश में जो सेकुलर लोग खुद को कहते हैं वो असल में स्यूडो सेकुलर हैं, छद्म सेकुलर हैं। और उनका ये कहना क्यों था? क्योंकि उनका ये कहना था कि आप सेकुलर की बात करते हैं तो राज्य और धर्म के बीच में बिल्कुल अलगाव कहाँ पर है। आप शाहबानो मामले में जिस तरीके का निर्णय लेते हैं वो दिखाता है कि आप धर्म के दबाव में आकर राज्य काम कर रहा है, और भी कई तरीके की तो एक जगह तो प्रेशर में आ गए, तो आप बाकी जगह क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं वो आपके घर का मसला है? ये एक बेसिक आलोचना आप कह रहे हैं शाहबानो में। बिल्कुल, और ये आलोचना काफी मजबूत आलोचना थी, क्योंकि जो शाहबानो निर्णय को, जिसमें कि एक तलाकशुदा महिला को जो काफ़ी लंबे समय से केस लड़ रही थी, उन्हें कुछ मेंटेनेंस देने की बात कही गई थी, उसको पलटने का मतलब था कि एक प्रगतिशील, जो हर व्यक्ति कह सकता है कि एक अच्छा निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, तो वो एक तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने जो मुस्लिम वोटर्स थे या मुस्लिमों के बीच में जो रूढ़िवादी तत्व थे उनको अपीज या संतुष्ट करने के लिए ये किया। और उसके बाद से अपीजमेंट वर्ड भी बार बार भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया। तो ये एक चीज आई भारत की राजनीति में। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा शब्द और इसमें जोड़ देना चाहूँगा। एक बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हैं हमारे देश के, राजीव भार्गव, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रिंसिपल डिस्टेंस, यानी कि उसूली फासला। और उन्होंने ये कहा कि हमारे संविधान में या हमारे देश में जो सेकुलरिज्म को अपनाया गया है वह सेकुलरिज्म कभी भी पश्चिमी सेकुलरिज्म की तरह नहीं है कि बिल्कुल ही पृथकता की दीवार रहेगी। फ्रेंच वो चर्च और स्टेट वाला अलग अलग व्हाइट ब्लैक वाला नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बल्कि राज्य को जहां मौका रहेगा वह कुछ मामलों में दखलंदाजी कर सकता है, कुछ मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे देश में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए राज्य को दखलंदाजी करने का अधिकार दिया गया कि धार्मिक मामलों में भी आप अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर कई तरह की कमियां हैं और ये एक लगातार चलने वाले वाद विवाद के रूप में है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जो सेकुलरवाद है वो उस पर लगातार इस तरीके से हमला हुआ कि यह माना जाने लगा कि सेकुलर होने का मतलब यह है कि आप धर्म की भूमिका को बिल्कुल नकारते हैं, आपको सिर्फ हिंदू धर्म में बुराई नजर आती है, आप मुस्लिमों की बुरी बातों को या दूसरे अल्पसंख्यक तबकों की बुरी बातों को देखकर चुप रह जाते हैं या उनकी आलोचना नहीं करते हैं। इसमें से कुछ जो आलोचनाएं हैं थोड़ी बहुत सही हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो एक संवैधानिक मूल्य जो हमारे हैं वो मतलब आग्रह करते कि हम सेकुलर रहें। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि उसमें प्रॉब्लम जरूर हो सकती है पर वो सेकुलरिज्म के आइडिया को तो डिफीट नहीं करता। बिल्कुल। चलते चलते सर, अभी काफ़ी बात हमने सेकुलरिज्म पे कर ली है, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी चाह रहा था कि लोग अलग अलग जार्गन उछालते हैं, कोई कहता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, कोई कहता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, तो कोई फिर वाजपेयी का वो स्टेटमेंट सामने रखते हैं कि इफ़ इंडिया इज़ नॉट सेकुलर देन इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें अभी करंट डिबेट है सेकुलरिज्म की, उसमें कहाँ आके फिट होती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो वाजपेयी जी जब ये बात कह रहे थे तब वो उसी तरीके से है जैसे कि आज के दिन में कोई ये कहे, जो भले ही भारतीय जनता पार्टी का कैडर ना हो, लेकिन वो ये कहे कि मैं सकारात्मक राष्ट्रवादी हूँ। उसी तरीके से ये शब्द हो गया कि मैं सकारात्मक सेकुलर हूँ। यानी कि उनका जो ऑडियंस उस समय था जब वाजपेयी ये बोल रहे थे, ऐसा मुझे लगता है उनका ऑडियंस नॉन बीजेपी लोग थे, नॉन आरएसएस लोग थे, जिनको वो बताना चाह रहे थे कि मैं भी सेकुलरिज्म पे भरोसा करता हूँ। तो सेकुलरिज्म उस समय इतना ज़्यादा दागदार शब्द नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि जो भारतीय संविधान की जो मूल्य मान्यताएं हैं, अगर उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो वो निश्चित रूप से सेकुलर के दायरे में आएंगी। चूंकि राजनीति में इसका इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि अब लोग सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं और उसी को फिर वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में लेकर सामने आते हैं, जिनके लिए अक्सर ट्विटर पर या फेसबुक पर लिबरल और भी कुछ विकृत शब्दों का इस्तेमाल जिनके लिए किया जाता है। पर निश्चित रूप से जैसा कि पहले भी मैंने रेखांकित किया कि अगर हम एक तो पॉजिटिव और निगेटिव सेकुलर वाली जो चीज़ होती है वो हम अपनी सुविधा के अनुसार से गढ़ रहे हैं,
और यानी कि निगेटिव सेकुलर अगर वो है जो सभी धर्मों को गाली देता है, तब तो बिल्कुल ही वो सेकुलर ही नहीं हुआ। लेकिन पॉजिटिव सेकुलर का मतलब यहाँ पर अगर ये हुआ कि वो यह मान रहा है कि हर किसी का धर्म सम्मान करने लायक है और वह उसकी मर्जी है कि वो किस धर्म का और किस धार्मिक मान्यताओं का पालन करे, तो फिर वो सेकुलर ही हुआ। तो उसके लिए पॉजिटिव शब्द लाने का मतलब ये है कि एक सेकुलरिज्म में कि विकृति को स्वीकार कर लेना, जो कि आमतौर पर आम आसपास का जो विचार विमर्श होता है उसके दबाव में लोग कर लेते हैं। आखिरी सप्लीमेंट्री सवाल है सर सेकुलरिज्म पे, आपने एक हिंट उसकी तरफ किया भी कि इंडिया में विद टाइम बहुत सफ़र किया सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ने भी, और अब तो बड़ा ख़राब समय चल रहा है अपने आप में इस पूरे विचार को लेकर के। एक एग्जाम्पल आपने रखा शाहबानो का, उसमें दर्शक अपनी सहमति असहमति सामने रख सकते हैं। क्या कोई और भी कारण थे कि ये मूल्य, मतलब इसका जो करेंसी था कम होता गया सेकुलरिज्म का? मुझे लगता है कि जो सेकुलरिस्ट लोग थे, उन्होंने इस मूल्य का प्रचार प्रसार करने को एक अलग तरीके से एजेंडा के रूप में नहीं रखा, तो इसके कारण से भी इसको काफ़ी नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर इस पे और रिसर्च की जरूरत हो सकती है, पर मुझे लगता है कि जो खुद को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या सेकुलर पार्टियों के रूप में जो लोग प्रस्तुत करते हैं, मिसाल के तौर पर मुलायम सिंह जी की राजनीति को ले लें, लालू प्रसाद जी की राजनीति को ले लें, तो इन लोगों ने बहुत सामाजिक स्तर पर कास्ट को रिकॉग्नाइज किया इन्होंने, पर उन्होंने रिलीजन को नहीं किया। उन्होंने रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया, पर मोटे तौर पर अपने वोटर बेस में संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की। तो जिसके कारण से हुआ ये कि एक रूढ़बद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप जो है वो समय के हिसाब से लोगों के भीतर बैठती चली गई। यानी जो हिंदू है वो मुस्लिमों के बारे में खास तरीके से सोच रहा है, जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के बारे में खास तरीके से सोच रहा है। तो जो संवाद की जो गुंजाइश थी वो खत्म हो गई। और मैं ये कहूँगा कि इसकी तरफ इशारा महात्मा गांधी करते थे कि वो एक संवाद होना चाहिए समुदायों के बीच में, और आज के दौर में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि शायद आशीष नंदी सेकुलरिज्म की इसी कमी की ओर इशारा कर रहे थे कि सिर्फ आप यह कह दें कि राज्य की ये भूमिका होनी चाहिए, उससे आप समाज में एक दूसरे के प्रति जो लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है उसे दूर नहीं कर सकते। मतलब धर्म को खारिज करने का नुकसान उठा रहा है सेकुलरिज्म, क्या आप ये कह रहे हैं? या कुछ स्कॉलर्स ने जो किया होगा कभी, उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं, या फिर पूरी तरह एक एंटी सेकुलर पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में ये सब हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी बातें आपने कही सब थोड़ा थोड़ा इसमें भूमिका इसमें निभा रही हैं। और उसमें जो आखिरी बात है वो काफ़ी मजबूत तरीके से है, क्योंकि जो बार बार एक खास तरीके से सेकुलरिज्म को लोगों ने परिभाषित किया जिसको कि भाजपा के नेताओं ने अपीजमेंट कहा, उससे सेकुलरिज्म का काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर जो एक बहुमत वाला जो धर्म है उसकी गोलबंदी की जब राजनीति आ गई तो निश्चित रूप में उसमें सेकुलरिज्म की जो विकृत रूप है, जिसे कई बार अपीजमेंट कहा जाता है, उसने एक महत्वपूर्ण औजार का काम किया जो आज भी इस चीज़ पे चल रहा है। मतलब उसको आज भी हम देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रही है चीज़। अब हमने सर मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म एक मतलब बाय एंड लार्ज हम एक दिशा की जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं। दूसरे तरफ आना चाहते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद पे आपसे बात करना चाहते हैं, और राष्ट्रवाद हम चाहते हैं दोनों तरह से आप लोगों को समझाइए। एक तो जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, जो जिस तरह से हमें देखने को मिल भी रहा है इन दिनों, और दूसरा मैं उस सवाल का जवाब भी चाहता हूं जो हमारे कई दोस्तों के होंगे भी जो हमको अभी सुन रहे हैं। आप मतलब जिनकी इतनी किस्मत नहीं रही है कि दयाल सिंह में आपके लेक्चर्स अटेंड करें, उनका लगता है कि भाई राष्ट्रवादी होने में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम देश से प्यार करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर हमको देश अपना बड़ा प्यारा है, हम उसके लिए उसका मान अपने अंदर महसूस करते हैं तो क्या दिक्कत है? क्या देश के प्रति वफादार होना भी कब से गलत हो गया, बताइए। इस तरह के सवाल वो पूछते हैं, तो इनके भी जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि राष्ट्रवाद जो शब्द है, ऐसा नहीं है कि जब इसकी कोई आलोचना करता है तो वो पहला व्यक्ति होता है जो इसकी आलोचना कर रहा होता है, और राष्ट्रवाद के खतरों की तरफ जब कोई इशारा करता है तो पहला व्यक्ति होता है। यानी कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो ऐसी बातें कह रहे हैं। हमारे देश में जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो बहुत जोर शोर से रविंद्रनाथ टैगोर इसकी आलोचना करते थे। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें साफ तौर पे यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि आप लोग यह देखेंगे कि बार बार ये चीज़ कही जाती है और सही कही जाती है
कि हमारे पुरातन धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे श्लोक हैं जिनसे इस बात का अंदाजा मिलता है कि जो भारत है वो एक राष्ट्र के रूप में था। यानी कि लोग यह मान कर चल रहे थे कि वह एक ऐसा भौगोलिक दायरा है जो कि एक देश है या यहाँ रहने वाले लोग एक तरह से हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह बात जो राष्ट्रवाद की धारणा जो पश्चिम से हमारे देश में आई है और जिसको हम लोगों ने बहुत उत्साह से अपनाया है, उससे अलग है। क्योंकि उस समय भले ही यह धारणा थी, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है संचार के इतने साधन ना हो, परिवहन के इतने साधन ना हो, जो भी कारण था, लोग उस समय स्वायत्त तरीके से सभ्यतागत रूप से जी रहे थे। भले ही उनके भीतर ये भावना थी कि वो एक भारतवर्ष के निवासी हैं। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आई, जो यूरोप में जिसका उद्भव हुआ और जिसके बारे में जो सबसे एक तरीके से आम फहम स्वीकृत परिभाषा वही है जो बेनेडिक्ट एंडरसन ने दी है कि एक इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ के रूप में यह यूरोपीय देशों में आया, जिसमें प्रिंट मीडिया और इस तरह के तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। जिसका सीधा सा मतलब यह है, और भाषा जो है एक लैंग्वेज ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण तत्व रहा कि एक जगह पे हम लोगों ने परिकल्पना की कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष परंपरा या भाषा को मानने वाले लोग एक राष्ट्र के सदस्य हैं। तो ये यूरोप में ये एक भाषा पे लगातार जोर दिया गया। जब वो हमारी तरफ आया, जब यह विचार, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वह पश्चिम के कई सारे राष्ट्रवादियों से प्रभावित थे और उसमें अलग अलग तरह की धाराएं बनी। जो शुरुआती स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो बार बार यह चाहते थे कि हम एक उग्र राष्ट्रवाद के आधार पर खुद को संगठित करें, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दें, एक आयरिश ब्रांड का नेशनलिज्म हो, बिल्कुल, कि इनको निकालो यहाँ से, जरूरत नहीं है, हाँ, इनको यहाँ से हम निकालें। महात्मा गांधी ने एक दूसरी तरह से राष्ट्रवाद की परिकल्पना की और उनके साथ साथ जो पूरी एक अलग धारा थी जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं उनसे संवाद करते हुए भारत को एक बनते हुए राष्ट्र के रूप में देखा जाए। तो यहाँ पर जो राष्ट्र की आलोचना हुई, जैसे जो टैगोर ने की, और आप लोग इसके लिए एक किताब जरूर पढ़ सकते हैं, इलिजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म, आशीष नंदी ने ही लिखी है। हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद, इस शीर्षक से अभय कुमार दुबे ने इसको अनुदित और संपादित किया है। तो इसमें जो एक रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यासों के द्वारा दिखाया, घरे बायरे या फिर गोरा के द्वारा, और उसके माध्यम से और अपने भाषणों के द्वारा भी उन्होंने राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की। उनका मुख्य रूप से उनकी जो दिक्कत थी राष्ट्रवाद से वह यही थी, और शायद हम इसको सोचें तो ये राष्ट्रवाद से एक दिक्कत लग सकती है कि राष्ट्रवाद में कुछ बुनियादी पहचानों पर जोर दी जाती है, जोर दिया जाता है कि आपको, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि यूरोप में कहा गया कि आप जो हैं वो एक भाषा को बोलने वाले हों, तो फ्रांस जैसे देश में बाकी सारी जो भाषाएं बोलने वाले लोग थे उनका दमन करने की कोशिश की गई। हमारे तरफ जब, यानी कि दक्षिण एशिया में जब वो आया, तो आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म को राष्ट्रवाद का आधार बनाया। तो इस लिहाज से उनका, टैगोर का यह कहना है कि हमें सभ्यता पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जो है हमसे कुछ पहचानों पर पूरी तरीके से खुद को समर्पित करने की मांग करता है, और अगर हम उस पहचान के अनुरूप नहीं हैं तो फिर वो हमारा बहिष्करण करेगा, हमारा दमन करेगा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेगा। तो यह आलोचना उन्होंने महात्मा गांधी के सामने रखी भी। हालांकि गांधी का यह हमेशा मानना था कि राष्ट्र जो है वह संवाद पर आधारित, निरंतर संवाद पर आधारित एक ऐसे शय के रूप में हो सकता है जो हम सबको एक साथ जोड़ कर रखे। और आशीष नंदी बड़ा रोचक तर्क देते हैं कि असल में टैगोर की आलोचनाओं ने महात्मा गांधी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपने राष्ट्रवाद को ज़्यादा से ज़्यादा उदार बनाए। और यह भी है कि जब नागालैंड की जब बात हो रही थी कि वो हिंदुस्तान में मिलेगा या नहीं, तो जब वो मिले भी थे लोग गांधी से आके एक बार कि हमें नहीं समझ में आ रहा है इंडिया जिस तरह से आप बना रहे हैं जी। और तब गांधी उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, अभी हम लोग भी समझ बैठ ही रहे हैं, आप लोग एक बार देखिए रह के कैसा लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति जो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। हालांकि वो एक अलग बात है कि उसके बाद कौन कौन सी चीजें हुई, लेकिन जो आपका पहला जो बुनियादी सवाल है कि हम राष्ट्रवादी हैं तो हम देशभक्त हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है?
तो निश्चित रूप से इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद को, और ये बात सही है कि हम कितने भी उदार तरीके से परिभाषित करें, उसमें कुछ एक खास पहचान आ ही जाती है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हमारे संविधान के बुनियादी तत्वों को स्वीकार करो। अब इस हिंदुस्तान के किसी भाग में अगर कोई ऐसा है जो उसके प्रति असहज है, असंतोष दिखाता है, तो फिर उसका दमन होता है, उसका बहिष्करण होता है। तो ये राष्ट्रवाद की सैद्धांतिक समस्या है। हालांकि व्यवहारिक रूप से हम यह कोशिश कर सकते हैं कि संवाद के द्वारा ही इस तरह की असहजता, असंतोष को दूर करें। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है खुद को राष्ट्रवादी और इसलिए देशभक्त मानने में, क्योंकि जब हम राष्ट्रवादी कहते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग अगर संविधान के मूल्यों को स्वीकार करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम हर व्यक्ति की मौलिक आज़ादी का सम्मान करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम किसी के धार्मिक मामले में दखल नहीं देंगे। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि हम अपने में से ही किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, अक्सर, सब लोग नहीं, अक्सर ये होता है कि जब हम खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं तो हमारे मन में शायद संविधान की जो भावनाएं हैं वो परिकल्पना थोड़ी कम हो जाती हैं। दूसरी परिकल्पना यानी कि अपने हिंदू होने की पहचान, या अपने मुस्लिम होने की पहचान, या फिर अपने तमिल होने की पहचान, या फिर अपने बिहारी होने की पहचान, और इस पहचान के आधार पर दूसरों को खुद से अलग मानने की भावना वो ज़्यादा बलवती हो जाती है। माने कि एक्सक्लूजनरी अगर आप डेफिनेशन देंगे नेशनलिज्म की, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप एक इंक्लूसिव अप्रोच हो तब कुछ संवाद किया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो टैगोर बोलते थे और भी कई विद्वान इस पर जोर देते हैं कि असल में राष्ट्रवाद में ये प्रवृत्ति है ही कि वो बहिष्करण करेगा। वो इसलिए आप राष्ट्रवाद को रखें, लेकिन फिर वो महात्मा गांधी या हमारे संविधान का मॉडल ही हो सकता है कि वो निरंतर संवाद पर आधारित हो, हर व्यक्ति का सम्मान पर आधारित हो, उसकी स्वायत्तता को मूल्य देने पर आधारित हो, बजाय इसके कि वो खुद को दूसरों पर थोपे। तो जो देशभक्त और राष्ट्रवाद को एक साथ मिलाने में दिक्कत जो है वो यही है कि कई बार हम खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन हम अपने ही देश में अपने लिए शत्रु भी बना लेते हैं कि फला समुदाय मेरा शत्रु है, और उसके आधार पर हम नफरत भी फैलाते हैं। तो राष्ट्रवादी अगर हम उस अर्थ में हैं कि हम इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के सभी लोगों से प्यार करते हैं, देश के संविधान और कानून का सम्मान करते हैं, हमारा जो भी काम है एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में, वह कानून के दायरे में रहते हुए हम ईमानदारी से करते हैं, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिक्कत वहीं पे होती है कि हम राष्ट्रवाद को बिल्कुल देशभक्ति हमेशा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो अगर आप अपने ही देश के किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी कारण से नफरत करने लग रहे हैं, तो फिर वो राष्ट्रवाद जो है वो दूसरे व्यक्ति का, जो आप ही के देश का है, उसका बहिष्करण करता है, उसका दमन करता है, और आप उसको दुश्मन के रूप में देखते हैं। तो देशभक्ति से थोड़ा कमतर चीज हो जाती है। शायद वो राष्ट्रवादी भले मानी जा सके आपके अपने अनुसार। जी ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। हम दोनों चीज़ें समझने में इंटरेस्टेड हैं। एक तो प्लेटो का एक सेंटेंस है, मैं उद्धृत कर रहा हूँ यहाँ पे। कई बार प्लेटो के नाम से कुछ भी लिख दिया जाता है, तो अगर ये प्लेटो ने नहीं कहा है तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है, जैसा हमारे रिसर्च टीम ने हमें बताया है, कि लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है। आप इस विचार से अव्वल तो कितने सहमत हैं, और ये कैसी स्थिति हो सकती है जब लोकतंत्र से तानाशाही आए? और ये फांसीवाद, इससे हम कैसे समझें? एक फांसीवाद जिस तरह से मार्क्सिज्म का डर दिखाया जाता है या कम्युनिस्ट लोगों का डर दिखाया जाता है, उस तरह से एक फासिज्म का भी भूत है। उसकी भी खूब बात होती है, और लोग अपने अपने तरीके से किसी को भी फासिस्ट बता देते हैं। तो फासिज्म क्या होता है, उसके संकेत क्या होते हैं, और कब ये मानना चाहिए कि एक कोई देश है जो उस राह पे आगे बढ़ गया है, एक फांसीवादी अब वहाँ पे स्थापित होता जा रहा है? जी, जो प्लेटो का वाक्य आपने कहा, प्लेटो का वो हो सकता है बिल्कुल जी। मेरे सीमित ज्ञान में, मतलब ही मुझे याद नहीं आ रहा कि बिल्कुल यही सेंटेंस है या नहीं। कमेंट बॉक्स में दर्शक हमारे लिख के बताएं कि क्या प्लेटो ने वास्तव में रिपब्लिक में कहा। लेकिन नहीं होगा जो दीपक तिंगुरिया देख लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्लेटो ने लोकतंत्र की तीखी आलोचना की थी जी, और वो बोलते थे कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आप सुबह उठते हैं, आप कुछ और करना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे दिन आपके मन में कुछ और आ जाता है, तीसरे दिन कुछ और आ जाता है, चौथे दिन कुछ और आ जाता है, कोई एक दिशा आपके जीवन में नहीं है। तो शायद जो आपका कथन जो आपने उद्धृत किया, फिर वो उसी तरफ ले जाता है कि एक अनुशासन, या वो बोलते थे कि एक फिलोसफर किंग की जरूरत है, एक ऐसा फिलोसफर किंग जो समाज के हर समूह की
ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को समझे और फिर उसके अनुसार काम करें। तो ये उनका पर होना किंग चाहिए, होना किंग चाहिए। क्वीन वाला कॉन्सेप्ट वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है। हालांकि वो एक ऐसे थिंकर थे जो कहते थे कि राज्य को सारे जो चिल्ड्रन वर्ड हैं तो सबको शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें लड़कियां भी हैं। तो वो अपने शिष्य एरिस्टोटल से इस मामले में थोड़े प्रगतिशील नजर आते हैं। नहीं, मैंने किंग में मैं ये देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति को दे दिया जाए और उसके हिसाब से चले। बाद में उन्होंने ये एहसास किया अपने जीवन के कुछ एक दौर के बाद कि ये पॉसिबल है नहीं, हम फिलोसफर किंग बना नहीं सकते। उन्होंने कोशिश किया तो फिर उन्होंने द लॉज लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि वो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो कानून बनाएं और वो कानून फिलोसफर किंग के रूप में काम करें। तो ये एक उसमें बात है। लेकिन आपके सवाल पर आते हैं, फांसीवाद पर और तानाशाही पर। असल में क्या है कि लोगों में एक आकर्षण कई बार होता है तानाशाही के लिए, लेकिन मतलब लोग उसका विरोध भी करते हैं जब उसका अनुभव होता है। तो हमारे यहाँ इमरजेंसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों ने उसका तीखा विरोध किया और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें। लेकिन अगर हम फांसीवाद की बात करें तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपने देश में फांसीवाद की बात करते हैं तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि जिस तरीके से वह इटली में आया उसी तरीके से हमारे यहाँ आ रहा है। अब देखिए, फांसीवाद का मतलब ये होता है कि एक समूह जो है रॉड या लकड़ी के तख्तों का टुकड़े हैं, सब एक साथ बंधे हुए हैं और फिर एक कुल्हाड़ी भी है, ठीक है, यानी कि बल प्रयोग, एकता। ये जो एक चीज़ है वो फांसीवाद के मूल्य में है। इसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म पर जोर दिया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि राज्य जो है वो काफ़ी हद तक काम करे गरीबों की भलाई के लिए और फिर इस तरीके से एक एकता बनी रहे। अब इसमें दिक्कत शुरुआती दौर में कई सारे लोगों को नहीं थी। यह अपने आप में रोचक लग सकता है कि सुभाष चंद्र बोस 1930 के दशक के आरंभिक दौर में बहुत ही नकारात्मक रूप से नहीं देखते थे फांसीवाद को। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ तक कि गए थे और वो मुसोलिनी के कुछ समय तक मेहमान रहे थे। बाद के दौर में उनकी विकृतियां ज्यादा गंभीर रूप से आई 30 के दशक के आखिर में। उनको एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट शायद लगता होगा, मुझे मतलब अपने सीमित समझ में लगता है कि उन्हें लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है, जाके देखना चाहिए एक बार। बिल्कुल, क्या ये अप्रोच था? हाँ बिल्कुल यही था। और निश्चित रूप से जब तक किसी एक व्यवस्था की पूरी विकृतियां सामने नहीं आ जाती हैं तब तक हम यह नहीं कह सकते कि सभी लोग यह समझ पाएंगे कि यह उसी रास्ते पर जाएगा। यानी कि फांसीवाद के नाम पर आप लोगों की स्वतंत्रताओं को बिल्कुल खत्म कर दें, फांसीवाद के नाम पर या फिर एकता के नाम पर आप यह कह दें कि जो भी विरोधी स्वर उठेगा आलोचना का उसका हम दमन कर देंगे, उसे मार देंगे, तो ये हर समय नहीं होता है। वो एक चरम अवस्था में जाकर सामने आता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं थोड़ा सा अंतर भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा नाजिज्म और फासिज्म के बीच में। तो जो नाजीवाद जो इटली में उभर कर जो जर्मनी में उभर कर सामने आया, हिटलर साहब उसके प्रणेता के रूप में सामने आए। तो हिटलर जो है वह बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे इस बात पर, या जोर देता था इस बात पर कि भाई जो एक समुदाय है उसकी हमें पूरी तरीके से उसका सफाया करना है और शुद्ध रक्त की स्थापना करनी है। इस तरीके का जो एक नस्ली नफरत के जो भाव था वो फांसीवाद में नहीं था, लेकिन उसमें यह जरूर था कि वो जब एकजुट करेंगे कुछ विचारों के आधार पर तो ये खतरा है कि बहुमत वाले लोग, बहुसंख्यक लोग एकजुट हो जाएं। राज्य का जो भी विरोध करेगा वो उसके निशाने पर रहेगा। लेकिन कुछ वो काम करना चाह रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन का भी, लेकिन बाद में बहुत ही विकृत रूप में सामने आया जो कि एक तरीके की तानाशाही, पूरी तरीके से तानाशाही हो गई। और वो उसकी शुरुआत में ही है कि एक कुल्हाड़ी हमेशा तैयार है अगर आपने अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं का उपयोग करने की कोशिश की तो। तब जब हमारे देश में जब लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दो नारे बड़े प्रचलित हैं। एक तो फांसीवाद मुर्दाबाद तो चलता ही है, फिर यह भी कहा जाता है जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। ये आम तौर पर कई सारे जुलूस वगैरह में भी लोग सुन सकते हैं इस तरह के नारों को। तो मोटे तौर पर जब हम कहते हैं कि हमारे देश में फांसीवादी शक्तियों का उदय हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा है जो कि एक तरीके से लोगों को बहुत ही अनुशासित करके बांध कर रखना चाहती है, उनकी स्वतंत्रताओं का दमन करना चाहती है, विरोध की आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहती है। विरोध करने पर सीधे दमन का खतरा है, मारे जाने का खतरा है और भी कई तरह की चीज़ें। तो जब हमारे देश में इस तरह की बात होती है तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से इटली के मॉडल को हिंदुस्तान में अप्लाई करने जैसा है।
लेकिन शायद ये नारेबाजी के रूप में ज़्यादा व्यवहारिक स्तर पर यह चीज़ें नहीं लगती हैं। लोग इसका खतरा दिखाते हैं, इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। तो इस लिहाज से ये एक नारेबाजी के रूप में ज़्यादा आती हैं। फाशीवादी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप एक ऐसे नेता हैं या आप एक ऐसे मुख्यमंत्री या एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि लोगों की आज़ादी का सम्मान नहीं करते हैं, जो कि अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, जो अपनी आलोचना करने वाले लोगों के साथ बेरहमी से पेश आते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर कि क्योंकि हमने काफ़ी सारे चीज़ों को छुआ और हमारे दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि ये सारे जो टॉपिक्स थे वो अपने आप में मतलब इन पे किताबें लिखी जाती हैं और ये एमए और पीएचडी की थीसिस लिखी जाती है, तो वो एक मास्टर क्लास में निपटाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने कोशिश की कि हम उन सारे पॉइंट्स को छूते रहें। सर मैं जानना चाहता हूँ अंतिम ये आप देखते रहते होंगे लगातार जो कई सारी रैंकिंग्स आती हैं, उसमें प्रेस फ्रीडम को लेके कुछ इंडाइसिस आते हैं, डेमोक्रेसी को लेके कुछ इंडाइसिस आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस के ऊपर रैंकिंग आती है और उसमें प्रायः मैंने देखा है कि भारत बहुत अच्छा आजकल फेयर कर नहीं रहा है। कई सालों से लगातार ये हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट जब अपना जवाब लेकर के सामने आती है तो उसका ये कहना होता है कि आप ये जो भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भारत की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी या गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स है उसको आप समझते नहीं हैं और बाहर से आप कुछ भी मार्किंग कर देते हैं और ये हमें बदनाम करने का काम करते हैं। तो इन जिन पैरामीटर्स पे हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इन सारी चीज़ों पर जो भारत की अभी की स्थिति आप देखते हैं उस हिसाब से इन इंडाइसिस को लेके आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो भी इस तरह की सूची बनती है सरकार का यह कहना एक तरह से कुछ हद तक सही माना जा सकता है, उनके अपने पैमाने होते हैं और उसके आधार पर उन चीज़ों को तय करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं और हमें इस चीज़ का अनुभव करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप में से जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या हम सब फेसबुक पर कुछ लिखना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, तीखी आलोचना करना चाहते हैं भाषा की मर्यादा में रहते हुए अच्छे शब्दों के साथ, तो क्या ऐसा करने में हमें डर लगता है? और अगर नहीं लगता है तो सोशल मीडिया भी एक मीडिया है, हमें प्रेस की आज़ादी है। और अगर हमें डर लगता है, अगर हम शब्दों का चयन सोच सोच कर करने लगते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही खुलकर आलोचना नहीं करनी है, तो उस चीज़ का हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ें हैं। क्या हम अगर सेमिनार हॉल में जा रहे हैं, अपने कॉलेज में हैं, तो क्या हम इस बात की आज़ादी महसूस करते हैं कि अगर हम किसी विषय पर गोष्ठी आयोजित करना चाहें, सिर्फ बातचीत करना चाहें, तो क्या हम वो कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो हमारी ये जांच की कसौटी है कि हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, हम आलोचनाएं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि वो जो बाधा है वो सिर्फ संस्थानों की तरफ से, सरकार की तरफ से ना आए। आपको ये भी खतरा ना हो कि आस पड़ोस के लोग जो हैं वो आकर आप पे गुस्सा करने लगें, आपके साथ अलग तरह की भाषा में बात करने लगें, ट्विटर पर की भाषा में या फेसबुक की भाषा में आपको ट्रोल ना करने लगें। यानी कि संवाद करना एक बात है, पर अगर कोई गाली गलौज पे उतर रहा है तो निश्चित रूप से वो माहौल कम है। और बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि ग्रामसी ने भी कहा है और कई तरह का जो पावर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ मुद्दे कभी बातचीत के लिए सामने आए ही नहीं। अगर ये स्थिति है और अगर लोगों को ये लगता है कि सच में ये स्थिति है, तो वो हमारा पैमाना हो सकता है, क्योंकि हम बहुत तरह के मुद्दे देखते हैं। क्या आर्थिक मुद्दे बातचीत में आ रहे हैं, क्या गरीबी का मुद्दा बातचीत में आ रहा है, या कुछ और मुद्दे हमेशा छाए रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये भी एक पावर का उपयोग होता है कि कुछ खास तरह के मुद्दे कभी चर्चा में आ ही ना, कुछ खास मुद्दों पर ही हमेशा चर्चा होती रहे। तो ये हमारी अपनी कसौटी हो सकती है, जिससे हम ये जांच कर सकते हैं कि ये जो सारे विषय हैं उस पर हमारे देश की क्या स्थिति है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो है नहीं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, वैसे हर आदमी शायद थोड़ा सेक्युलर होता होगा, थोड़ा मार्क्सवादी होता होगा, थोड़ा राष्ट्रवादी होता होगा, थोड़ा सा। क्या ऐसा हो सकता है सर? एक व्यक्ति के अंदर क्या ये सारे विचार हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सारे विचार हो सकते हैं। और
मतलब वो अगर बिल्कुल अपने आप को घोषित नहीं करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कई बार हम समझदारी पूर्वक ऐसा करते हैं, तब तो खतरे की बात हो जाती है कि हम सुविधाओं के अनुसार से कहाँ हमको मार्क्सवादी होना है, कहाँ हमको तथाकथित राष्ट्रवादी होना है, खरबूजे कहाँ को देख हमको के तथाकथित खरबूजा सेकुलर होता रंग है। बदलता है जब। हाँ, तो ये थोड़ा वो बात है। लेकिन अगर हम आम लोगों को देखें, जो हमारे जैसे गांव में रहने वाले लोग हैं, या जो आम जिंदगी इन वादों को यानी इज़म्स को जाने बिना जीते हैं, तो वो ये बात करेंगे कि गरीबों को क्या दिक्कत हो रही है। वो इस बात का समर्थन करेंगे कि भले ही मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, पर पूजा करने का अधिकार या नमाज पढ़ने का अधिकार एक मुस्लिम को भी है, या अगर मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू की भी पूजा है तो उसमें शामिल हो जाऊं। तो वो आमतौर पर चल सकता है, और वो एक लिहाज से सेकुलर भी हो सकता है, वो राष्ट्रवादी भी हो सकता है, कुछ हद तक मार्क्सवाद के भी तत्व उसमें आ सकते हैं। लेकिन खतरा इसमें ये है कि जब ये समझदारी से किया जाता है तो फिर वो दिखावा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे सवाल तो आपके लिए जितने थे वो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि ढेर सारे सवाल हमारे दर्शकों के में ही मन में हैं, कई सवाल हमारे मन में भी थे, लेकिन समय की पाबंदी का भी हमें ध्यान रखना है। हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर चौबे आइंदा फिर कभी आकर के जो अभी बातें रह जा रही हैं उन पर हमसे बात करें, तब मास्टर क्लास की एक और किस्त आपके सामने पेश होगी, आप उसे भी देखिएगा, उस पर भी अपनी राय रखिएगा। ये किस्त आप लोगों ने देखी, उसके लिए आपका शुक्रिया। और डॉक्टर चौबे, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत का मौका देने के लिए धन्यवाद।